संविधान में ये सबको राइट है और संविधान ने सबको राइट दिया है कि आप अपने अपने धर्म को, हर किसी को आज़ादी दिया है। दूसरी चीज ये, जब भी कोई बात होती है तो ये कहते हैं आर्टिकल 25 का जिक्र कर रहे हैं, आर्टिकल 14-15 पता है आपको क्या बोलते हैं? नहीं 14-15 में 44 क्या बोलता है नहीं, आपको पता है? सर ये जो यूसीसी का मुद्दा है, पहले कहाँ से हैं और क्या नाम होगा उसके बाद मैं सवाल भी होते हैं। मैं राजस्थान से हूँ, जोधपुर से। हाँ, क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा डॉक्टर रिहान सुनी। जी रोहन। जो ये बात कर रहे हैं यूसीसी का मुझे ये बताओ कि मुस्लिम समाज को इससे क्या प्रॉब्लम है। और सबसे सेकंड चीज़, आर्टिकल 44 ये सबको राइट देता है। ये 1947 की बात है कि यूसीसी को लागू किया जाए। आज सिर्फ गोवा के अंदर लागू है। यूसीसी के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, एवरी एंड ईच रिलीजन सबको एक समान नागरिकता। पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर यूसीसी, आपको पता है, बांग्लादेश जैसे कंट्री में यूसीसी है, सूडान में यूसीसी है, अमेरिका में यूसीसी है, कहाँ यूसीसी नहीं है? आपको यहाँ जो जितनी भी धार्मिक क्षेत्रीय पार्टियां हैं पर्टिकुलर, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, ये चीज़ मेरे सारे मुस्लिम भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ, 70 सालों से आपका यूज किया है, आपका उपयोग किया, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये किसने किया? आप बीजेपी की बात करते हो, कांग्रेस का पूरा इतिहास उठा के आप देख लो ना, कितने के आपको पता है। आपको पता है कांग्रेस के कितने घोटाले? साइकिल घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला। अरे ये तो छोड़ो, हमारे सैनिकों को भी खा गए सैनिक। आदर्श घोटाला आप उठा के देख लो। जो मुंबई के अंदर ये अशोक चौहान की सरकार में, सरकार ने वहाँ पे फ्लैट उन विधवाओं, उन सैनिकों, जो सैनिक मर गए युद्ध में, उन लेडीज को आवंटित किए थे, ठीक है, लेकिन आप खा गए, आप वहाँ पे खा गए। कर्नाटक का जो ये मुस्लिम बात कर रहे हैं, उनका वर्क बोर्ड की जमीन खुद ही खा गए कांग्रेस। आप बात कर रहे हो बात यूसीसी कह रहे हैं और भी मुद्दे हैं जमाने में बताने को है। मैं इनसे ये बोलता हूँ, मैं इन सर से यही बोलता हूँ इनसे, ठीक है, ये जो लोग बोल रहे हैं ना, आज राहुल गांधी बोल रहा है कि मोदी चोर है। 1988 का अभी गूगल पे सर्च करो, आप जितने लोग यूट्यूब पे डालो, 1988 का जब आपने ये तोपों का घोटाला किया था, तब पटना से पटियाला तक एक ही नारा गूंजा था, गली गली चोर है, राजीव गांधी चोर है। क्यों आज आप मोदी जी चोर बोल रहे हो? जो ये यूसीसी वाला मामला है, इसमें आपको दिक्कत क्या लग रही है? एक दिक्कत बताइए। मेरे को आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि मेरे को पर्सनल सिर्फ मुझे दिक्कत हो रही है? छोड़ दो यूसीसी को। किसी नहीं, मैं छोड़ने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोला। मैं बोला कि देश में हजारों मुद्दे हैं जिस पे आप नहीं बात कर रहे हो। आप 1 घंटे से यहाँ पे इसी पे क्यों नहीं बात? नहीं, लेटेस्ट बहुत सारे मुद्दे हैं। लेटेस्ट अब प्रॉब्लम यही है डियर, प्रॉब्लम यही है। अभी लोकसभा उस पर चर्चा करना पड़े। देखो मुझे लगता है अभी देखिए, मेरे को ऐसा अभी कह रहे हैं भाई साहब कि आप यूसीसी में ही बात क्यों कर रहे हैं? बेरोज़गारी है, और भी मुद्दे हैं, सभी मुद्दों की अपनी इम्पोर्टेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अभी ट्रेंड में है, गवर्नमेंट ने इसको प्रपोज़ किया है, प्राइम मिनिस्टर ने रैली में अनाउंस किया है, तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम सब लोग डिबेट्स में पार्टिसिपेट करें, अपने व्यूज़ रखें, हम क्या समझते हैं। तो अभी इसी पे बात करेंगे ना, ट्रेंड पे इसकी बात चल रही है तो क्यों ना बात करें। आप क्या समझते हैं? जैसे ओवैसी कह रहे हैं हिंदू कोड बिल लादने की कोशिश हो रही है, मुस्लिम समाज को दबाने की कोशिश हो रही है, हर बार मुसलमान ही क्यों, कभी 3 तलाक, कभी यूसीसी, हर बार मोदी जी को यही हॉबी बन जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का काम हो रहा था, संवैधानिक निर्माताओं ने जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, उस समय एक प्रोविज़न रखा गया आर्टिकल 44 का। इवन उस समय उसको फंडामेंटल नहीं किया गया, उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला गया आर्टिकल 44 के अंदर। इसके लिए भी एक रीज़न था, उन्होंने उस समय समझा कि आज देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि फ्रीडम स्ट्रगल के समय हम लोग कितनी कुरीतियाँ हिंदू समाज में भी थी, चाहे वो सती प्रथा हो या बहु विवाह हो, बहुत कुछ थी। हाँ, तो इन सब चीज़ों से अभी लोग उभरे थे, अभी देश आज़ाद हुआ था, तो इस तरह की चीज़ें उस समय लोगों पे थोप देना सही नहीं समझा उन लोगों ने। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रोविज़न रखा, उन्हें लगा कि अगर इस तरह हर समाज, हर धर्म अपने अपने सिविल कोड्स बनाएगा तो देश का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा आने वाले समय में इसको सरकार ने भी यही कुछ कहा कि परिवार में अगर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग नियम होंगे तो वो परिवार ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। बिल्कुल, अभी देखो कितनी सारी चीज़ें, अभी हिंदू मैरिज एक्ट में भी जब सती प्रथा खत्म होने की कोशिश हुई तो बहुत सारे लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, कितनी सारी औरतों ने तो जाने दे दी, कहा कि हम नहीं करेंगे। हिंदू भी इसके समाज थे, बड़ा हिंदू समाज इसके समाज खिलाफ हुआ, लेकिन जो चीज़ ज़रूरत थी उसको ख़त्म किया गया। लेकिन आज भी अगर यूसीसी की बात हो रही है तो अगर किसी को लगता है कि इसमें कोई खामी है, कुछ है, तो
बात करें तभी तो एक डिबेट हो रही है। संवाद होना बहुत, ये देश शास्त्रार्थ का है, यहाँ संवाद होते रहे। नहीं आप बताइए, आपको कोई समस्या दिखती है तो उस पर हम लोग अच्छा, चर्चा करें। आप बाल विवाह की बात कर रहे हो, आप मुझे ये बताओ अभी कौन कौन से स्टेट में बाल विवाह है, कहाँ? हैदराबाद के अंदर टूरिस्ट अच्छा, मैरिज होता है। बिहार में है, हैदराबाद के अंदर टूरिस्ट मैरिज होता है। बिहार में है, नहीं राजस्थान में भी है। बिहार में है। एक सेकंड मैं हिंदुओं में नहीं है, इस्लाम में है। इस्लाम कहता है, इस्लाम के आप जानकार हैं ना, आप- इस्लाम में ब्याह कब से लीगल हो जाता है, कि आप शादी कब कर सकते हैं, शरिया क्या कहता है? सुनो, शादी के लिए क्या कहता है? जब लड़की बालिग हो जाए, जब लड़की बालिग हो जाए, जो बालिग की क्या उम्र है? लड़की की बालिग हो सकती है, उम्र डिसाइड है शरिया के बिल्कुल डिसाइड है। क्या बताया गया, लड़की 15-16 साल में बताइए जनाब। इस्लाम में अगर हम देखे जाए तो हमारे, आपको अगर नहीं पता किसी को, आप गूगल पे भी कर सकते हैं। इस्लाम में 15 साल प्यूबर्टी के बाद आप शादी कर सकते हैं। आप एक तरीके से अगर देखिए 15 साल क्या ही एज होती है एक छोटी सी बालक बच्ची की। आप उसको एक क्या नाम, एक विवाह के बंधन में बांध देंगे, उसको अभी अपने बारे में नहीं पता उसको। आप उसको कैसे वो घर की व्यवस्था को संभालेगी, कैसे अपने पति को संभालेगी, कैसे सास ससुर को संभालेगी, उसे पता ही नहीं है अभी किसी चीज़ के बारे में। और 15 साल में तो उसकी अभी एजुकेशन ही नहीं खत्म हो पाती। वो मेडिकली कितनी वीक होती बिल्कुल मेडिकली माँ बनने के काबिल है जो उसके ऊपर थोपा जा रहा है? और अगर हम मेडिकली देखा जाए तो माँ बनने की एज जो सबसे अच्छी है। की धजिया उड़ाई जा रही है टूरिस्ट मैरिज। देखिए, आपने जो बोला 15 साल 16 साल के अंदर में कोई भी शादी के लायक नहीं होता, और बिल्कुल मैं इसके सपोर्ट में हूँ। मैं खुद अपनी बात करता हूँ, तो जब मेरे घर पे जब शादी की बात होती है ना, किसी की जब बात होती है, तो मैं खुद कहता हूँ कि लड़की का उम्र कम से कम 21-22 साल होना चाहिए शादी के लिए। दूसरी चीज़, आप कह रहे हो कि इस्लाम इस चीज़ को इजाज़त देता है। सुनो, बात को समझने की जरूरत है, बात को समझने की जरूरत है। इस्लाम इजाज़त देता है कि आप कर सकते हो। इजाज़त ये, इस्लाम ये नहीं बोलता है कि जबरदस्ती पकड़ के उसकी शादी करवा दो। सुनो, नहीं, आप शरीफ है, समाज में हर लोग शरीफ। सुनो, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो इशू, जो सेंट्रलाइज इशू है, उस इशू को बात करने के बजाय जो चीज एक दो स्टेट, जो चीज सुनो, सुनिए, जो हैदराबाद में मैरिज हो रहा है ना, जो मैंने आपको बोला कि चाइल्ड मैरिज हो रहा है, बाहर से शेख आते हैं और शादी करते हैं, और वो क्या होता है, टूरिस्ट मैरिज उसको कहा जाता है। एग्जैक्ट मुझे वर्ड याद नहीं है। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतने दिन के लिए आप मेरी पत्नी होंगी, उसके बाद मैं तलाक दे के चला जाऊँगा। उसमें मैक्सिमम जो लड़कियाँ हैं ना, वो गरीब घर से हैं, और मैक्सिमम जो लड़कियाँ हैं ना, वो रजामंदी से ब्याह करें क्योंकि उनकी आर्थिक कंडीशन खराब नहीं है। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से माने तो मुस्लिमों की आर्थिक स्थिति अभी भी देश में कुछ अच्छी है नहीं। तो आप जबरदस्ती की क्या बात करते हैं? आर्थिक स्थिति के चक्कर में आपने ऑर्केस्ट्रा का नाम सुना है? बिहार में बहुत फेमस है ऑर्केस्ट्रा, यूपी बिहार में बहुत फेमस है। आपने सुना है? वहाँ जो ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली जो लड़कियाँ होती है, वो कहाँ से आती है? मुझे नहीं पता सर एग्जैक्ट में, मैं बताता हूँ। वो मैक्सिमम जो लड़कियाँ होती है वो बंगाल से होती हैं। और वो क्यों आती है? गरीबी के कारण। और वो अपने भाई बहन माँ बाप सबकी रजामंद। सुनो, अब बोलने नहीं, आपने जो बोला, आपने नहीं है, आपने नहीं, यही तो हमारी प्रॉब्लम है। कोई मुद्दा आता है धर्म से जोड़ देते हैं। प्रॉब्लम यही है। मैं बता, आपने हैदराबाद का एग्जांपल दिया, आपने हैदराबाद का एग्जांपल दिया, गरीब होती है अपनी रजामंदी से जाती है। आपने हैदराबाद का एग्जांपल दिया ना, वही सेम चीज। आप कभी आओ हमारे साथ बिहार, सुनो पूरी बात को सुनो यार। आप हमारे साथ, शरिया लॉ है, सुनिए मुझे, मैं आपसे एक बात बताता हूँ। क्या शरिया लॉ क्रिमिनल पे होता है? जो क्रिमिनल लॉ है उस पर शरिया लॉ अप्लाई होता है? मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, या तो ये गलत बोल रहे हैं या तो आप सही बोल रहे हो। नहीं जान रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। मैं बहुत जानकार हूँ, इस्लाम को बहुत अच्छे से मैं समझता हूँ, मैंने इस्लाम को बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, क्या क्रिमिनल लॉ शरिया पे अप्लाई होता है? आप डाइवर्ट कर रहे हो। अभी नहीं, क्रिमिनल लॉ आप शरिया एक्सेप्ट करते हैं, क्रिमिनल लॉ पे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, मगर पर्सनल लॉ अभी आपने एक सेकंड, अभी आप नहीं, मैं जब रिलेट कर रहा हूँ, आपने अभी हैदराबाद का एग्जांपल दिया, और आपने खुद बोला, सुनो, आपने खुद बोला कि लड़कियां अपनी रजामंदी से जाती है, गरीबी की वजह से जाती है। आप कभी मेरे सब इशू, जब मोदी जी को, आप लोगों को, पूरी जनता को प्रॉब्लम है, और मैं साथ में हूँ, अगर आप इस चीज पे मुद्दा उठाना चाहते हो तो आप सारी प्रॉब्लम को देखो। जो बंगाल से लड़कियां बिहार यूपी में नाचने के लिए आती है ना, सुनिए, अगर वो हिंदू है तो वो 15 साल में शादी नहीं कर सकती। नहीं, कानून है, पॉक्सो एक्ट लगेगा। वो शादी नहीं कर सकती। वो मुसलमान है तो पॉक्सो एक्ट नहीं, वो शादी नहीं, वो शादी नहीं कर सकती। लेकिन
लेकिन जो उसके साथ हो रहा है, जो उसका कंडीशन है, उसको उसका जिम्मेदार कौन है? डाइवर्ट कर रहे हैं। एक समाज की महिलाओं को जिंदगी भर से अधिकार नहीं मिला यार, आप मजाक समझ रहे हैं। शादी अधिकार की बात कर रहे हो आप? कौन सी बताइए? देखिए शादी है ना, अगर 15 साल की बच्चे की शादी करवाओगे ना, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और शादी और नाचने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लास्ट दो लाइनें। जब हमारे देश में सीए आया था, इन्हीं राजनीति पार्टियों ने मुसलमानों को कितना बगलाया था। दंगे हुए, हजारों लोग मारे गए, हिंदू मुस्लिम कितने लोग मरे, कितने के घर उजड़े। सेकंड चीज़, मैं एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, हम सब भारतीय, ये भाई भी भारतीय, मैं भी भारतीय, ये हमारा घर है, हम दोनों भाई है, हमारे ऊपर एक कानून होगा। तुम्हारे लिए अगर तुम्हारा कानून अलग, मेरा कानून अलग, हम एक घर में नहीं टिक पाएंगे। ये हमारा घर है, हमारे ऊपर कानून एक होगा, चाहे वो आपकी बहन हो चाहे मेरी बहन हो, ठीक है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं मेरी सिस्टर की शादी ऐसे लड़के के साथ में करूँ जो 4-5 ऑलरेडी शादियाँ कर दे, मैं चाहूँगा नहीं। पहले महिलाओं को अधिकार नहीं था, आज महिलाओं को बाप की और उसके फादर की प्रॉपर्टी में उतना ही हिस्सा मिल रहा है। ये महिला सशक्तिकरण की जो कांग्रेस बड़का बोलती है ना, ये उन्हीं की बात हो रही है। जब महिलाओं की सशक्तिकरण की बात आती है तब तुम लोग ऑपोजिट होते हो। एक्चुअली इन लोगों ने माइंड सेट, इनको पता है कि इतने हमारे मुस्लिम के वोट है। अब ये लोग क्या करते हैं, इनका माइंड इतना डाइवर्ट कर देते हैं इन चीज़ों में ना, इनको सिर्फ वोट बैंक दिखती है। वोट बैंक के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। यही लास्ट एग्जाम्पल है, ये हमारा एक। देखो अभी क्या है ना, एक प्रोविज़न है ये सिविल मैटर्स में ही, जैसे हमारे पास अडॉप्शन के, इनहेरिटेंस के, प्रॉपर्टी के राइट्स आते हैं, इसमें एक प्रोविज़न है कि स्पेशली ये मुस्लिम समाज में है, जब एक लड़की की शादी होती है तो उसके बाद डिवोर्स के बाद जो मतलब दूसरे घर में वो जब जाती है तो प्रॉपर्टी के राइट्स उसको नहीं मिलते। ये चीज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद सही होगी, और ये मतलब सही मायने पे वुमेन्स एम्पावरमेंट इसको कह सकते हैं, महिला सशक्तिकरण कहेंगे। तो मतलब अगर कुछ चीज़ें ख़राब हैं तो हमें खुल के आना चाहिए कि नहीं ये चीज़ गलत है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो सही हैं उन्हें सही भी कहना चाहिए। डिस्कशन का मुद्दा है, आप उस समाज से आते हैं जिसने उन चीज़ों को अभी जैसे भाई साहब ने बोला है कि जो भी महिला का तलाक होता है उनके ऊपर कोई राइट्स नहीं होता है, उनको कुछ हिस्सा हक नहीं दिया जाता है। अभी एक भाई साहब ने बोला है कि अगर लड़कियों को हिस्सा नहीं मिलता जाए, जैसे सिर्फ लड़कों को मिलता है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। अभी हमारी जानकारी को कंप्लीट करने की ज़रूरत है। जो भी मैं भी एक मुस्लिम समाज से हूँ, अगर मैं बेटा हूँ तो मेरे घर में स्पेशली मेरे को जितना हक है, मेरे को जितना राइट है, मेरे को जितना हिस्सा है ना, उससे कहीं ज़्यादा मेरी बहन को है। और ऐसा नहीं, ये जो नहीं मैं आप कोड अनकोड कीजिए, आप कहाँ से नहीं किससे नहीं मैं लीगल की बात कर रहा हूँ। इस्लाम में कहीं भी किसी चीज के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी भी चीज के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम सुनो, इस्लाम आ जाता है तो आपत्ति क्या है? सुनो, अगर आ जाता है तो आपत्ति क्या है? अगर सब चीज बढ़िया है तो दिक्कत सुनो, इस्लाम धर्म को जानने समझने की जरूरत है। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आप किसी भी मस्जिद में उठा के चले जाओ, किसी भी मस्जिद में उठा के चले जाओ, चाहे वो देश का या किसी भी चीज़ का कितना बड़ा भी आदमी है, जहाँ पे खड़ा होकर वो नमाज पढ़ रहा है, उसके बाजू में एक रिक्शा वाला भी है, वो भी नमाज पढ़ेगा। सुन्नी एक साथ नमाज पढ़ते हैं, सारे लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं। मैं बता रहा हूँ, सुनो जहाँ तक इसने महिला, आप मंदिर में चले जाओ, वही जहाँ तक में चले जाओ। कुछ नहीं है भैया। आप अभी मेरे भाई एक सवाल कर लूँ मैं आपसे इसका, ये जो भाईजान बोल रहे हैं ना कि उनका महिला जो 3 तलाक होता है तो उनका सारा जो है महिला से ज़्यादा, पुरुष से ज़्यादा महिला को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। गार्जियन तक सुनो, मैं उनका नियम बता रहा हूँ। अरे मैं नियम बता रहा हूँ उसका। का राइट भी नहीं है। ओनली फॉर, जब वो उसने तलाक बोला ना 3 महीने तक, बस ओनली फॉर 3 मंथ्स, 4 महीने होता है वहाँ ओनली फॉर 3 मंथ्स के लिए होता है। उसके बाद सर उसके बाद उस महिला को 4 महीने 10 दिन, देखो भाई जानता है बहुत अच्छे से। उसके बाद तलाक के बाद ओनली फॉर 3 मंथ्स, वो भी महिला राइट्स करती है तब
जब वो महिला को दबाव बनाया जाता है तो वो भी राइट्स नहीं करती है। और उसके बाद उस महिला के साथ इतना जातीय होता है, भाई का भाईजान का भी बहन है, इसके साथ भी कोई वो है। मेरे ये इस नज़र से देखे भाईजान, मैं ये कह रहा हूँ, एक महिला के नज़र से देखो उस महिला पे क्या बीतती है। शादी करा, बच्चे पैदा किए, भाई साहब बच्चे उससे बच्चे पलवाए, अपने खाना बनवा के खाया और 5-10 साल बाद उसको तलाक दे के भगा दिया। यार ये क्या इंसानियत है, एग्जाम्पल है। क्या इंसानियत है ये देश की। 5 बच्चे थे शाहबानों के और उनको निकाल सिर्फ और सिर्फ जमा। लेकिन मुझे रोना आ रहा है कि उस महिला पे उस क्या बीतती होगी, उस बाप पे क्या बीतता होगा जिस बेटी ने शादी किया, उस भाई पे क्या बीतता होगा। ये भाई साहब कि तलाक दे के वो कोई मशीन थोड़ी ना है यार, अपनी अयासी का मशीन थोड़ी ना है।